आज आप देख रहे हैं कई सारे टीवी चैनल पे डिबेट चल रही थी। वो कह रहे थे बिहार के मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो मनुस्मृति को लेकर, रामचरितमानस को लेकर और बंच ऑफ थॉट को लेकर जो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, इस वजह से बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जी के खिलाफ पूरे देश का मीडिया पीछे पड़ गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा, अपनी मर्जी से क्या कहा? जो मनुस्मृति में लिखा है, जो रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने यही तो कहा है कि वो सब जो लिखा वो गलत है, वो स्त्री विरोधी है, वो दलित विरोधी है। मुझे आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वो दोनों की दोनों चिंताएं सच साबित होती दिख रही हैं। क्योंकि आज भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लोग धर्म को देश से भी ऊपर मानने लगे हैं, भारत से ऊपर मानने लगे हैं और नेताओं के प्रति अंधभक्त हो गए हैं। अपने सारे फैसले चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों न ले रहे हों, उसके बावजूद उनके भक्त बने हुए हैं। इसका मतलब भारत के लोगों की आजादी खतरे में है। तो जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की वो दो चिंताएं आज सच साबित हो रही हैं, उसी तरह अपने समाज को लेकर, बहुजन समाज को लेकर, जिस बहुजन समाज को धर्मशास्त्रों की वजह से 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, मानवता के दर्जे से वंचित रखा गया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी की वजह से उस बहुजन समाज को, जिसकी संख्या 85% से ज्यादा है, उसको मानवता का दर्जा भी मिला, उसके पढ़ने के रास्ते भी खुले, उसके नौकरी के रास्ते भी खुले, उसके व्यापार के रास्ते भी खुले, उसके जीवन में भी खुशहाली आनी शुरू हुई। लेकिन आज जो देश के अंदर परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में मेरी कुछ चिंताएं हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, मुझे संदेह है। हमारे लोगों की नौकरियां आने वाले समय में लग पाएंगी, मुझे विश्वास है, संदेह नहीं है, मुझे विश्वास है उनकी नौकरियां अब खत्म हो जाएंगी। इस 85% से ज्यादा बहुजन समाज के लोगों के मानवता का दर्जा बरकरार रहेगा, मुझे इस पे संदेह है। और यह संदेह ऐसा ही नहीं है, इस संदेह का कारण है, पहले सभी सरकारी स्कूल होते थे, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के, हमारे बहुजन समाज के बच्चों के पढ़ने के रास्ते खोलने के बाद जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल में बेशक हमारे बच्चों के साथ पक्षपात होता था, लेकिन टीचर सबको पढ़ाता तो एक जैसा था। जिस बच्चे के अंदर लगन होती थी, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते थे, वो बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और न जाने कितनी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर पहुंच गए। और बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग एमपी, एमएलए, मंत्री, निगम पार्षद, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के रूप में भी जीतने लगे, सत्ता में भागीदार बने। लेकिन पिछले करीब 30 से 40 सालों में
सरकारों ने षड्यंत्र के तहत, ताकि इस बहुजन समाज के, इस मजदूर, किसान, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके बच्चे जो पढ़ के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, तो उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में सरकारों को शामिल किया और वो षड्यंत्र मैं आपके सामने आज पर्दाफाश करता हूं इस अजमेर की धरती पर। वो सच्चाई यह है कि जो बाबा साहब ने जब रास्ता खोला और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आने लगे, तो उन्हें तकलीफ होने लगी कि आज दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे हमारे बगल में बैठने लगे हैं, हमारे ऊपर अफसर बन के आने लगे हैं। अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो एक तरफ तो हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। यहीं से उन्होंने सरकारों को इसमें शामिल करके, षड्यंत्र करके धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। जबकि सच्चाई यह है, हमने तो सर्वे करवाया कि देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में या जिला न्यायालयों में जो जज बने हैं या जो हमारे सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर बने हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल कर आया 98% सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के जजेस, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था। गरीबों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों से पढ़ के तरक्की करने लगे थे। लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र करके अब से 30-40 साल पहले षड्यंत्र रचा और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। बाद में मिड डे मील ले आए ताकि बच्चे पढ़ने की बजाय बैग में थाली लेकर आए, 2 घंटे टीचर खाना खिलाने में गंवा दे। तो सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के स्तर को जानबूझ के गिरा दिया। और वो यहां तक ही नहीं रुकी सरकारें, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, फिर एक और पॉलिसी ले आए, नो डिटेंशन पॉलिसी। यानी किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। अब बच्चा पहली से 8वीं तक बिना पढ़े पास होने लगा, उसने कुछ सीखा ही नहीं, वो ना लिखना सीखा ना पढ़ना सीखना, और 8वीं तक लगातार पास होकर 9वीं में चला गया। अब जब उसे कुछ आता नहीं, 9वीं में कानून बना दिया बच्चे को एग्जाम देना, और जो बच्चा फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। अब नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से पहली से 8वीं तक बच्चा ऐसे ही पास हो गया, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे। अब 9वीं में जाके वो फेल होता है और उसके बाद स्कूल से बाहर। तो इससे एक समस्या और पैदा हो गई, जो बच्चा 9वीं में फेल हो के स्कूल से बाहर चला गया, एक तरफ उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं, इस लायक हो नहीं पाया पढ़ के कि रोजगार मिल सके, वो डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन की वजह से फिर नशे का शिकार हो जाता है, और फिर नशे की पूर्ति के लिए पहले अपने घर में चोरी करता है, फिर पास पड़ोस में करता है। ना तो उस बच्चे को बेचारे को पता चलता, ना उसके माँ बाप को पता चलता कब में वो बच्चा नशे का आदी हो गया और कब में वो बच्चा क्रिमिनल हो गया। इस तरीके से हमारे गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकारों ने स्वयं किया।
और वो केवल यहीं तक नहीं रुके, इससे भी आगे चले गए। एक तरफ सरकारों की योजना थी कि लड़कियां स्कूलों में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने इसलिए नहीं जाती क्योंकि स्कूल और कॉलेज दूर जाना पड़ता है। हर गांव में स्कूल नहीं थे। हमारे जो बुजुर्ग बैठे वो जो पढ़े लिखे उनको पता होगा, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर लोग पढ़ने जाते थे। इतने दूर स्कूल होने की वजह से लड़कियां ज्यादातर पढ़ाई प्राइमरी में ही छोड़ देती थी, या तो पढ़ती नहीं थी या प्राइमरी 8वीं 10वीं तक छोड़ देती थी। और पुरुष भी, बड़ी मात्रा में लड़के भी दूर स्कूल की वजह से गरीबों के बच्चे छोड़ के वो अपने मजदूरी में लग जाते थे। तो सरकारों ने एक समय था जब सरकारों ने तय किया गांव गांव में स्कूल खोलने हैं ताकि लड़कियां भी लड़के भी पढ़ने लगे। और एक आज की सरकारों ने नई एजुकेशन पॉलिसी में तय कर दिया कि जिस स्कूल में 3500 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद कर दो, कई स्कूलों को मिला के मर्ज कर दो। यानी फिर से अब बच्चों को 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के स्कूल जाना होगा, और इसका नतीजा ये होगा हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे फिर से स्कूल से बाहर हो जाएंगे। और केवल यहीं तक नहीं रुके वो, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज कर दिया, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में पूरा खर्चा बच्चे को खुद उठाना होगा, जो लाखों रुपए में होगा। लाखों रुपए की फीस देनी होगी एक साल में। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चों को खुद उठाना होगा। वो खर्चा भी 75,000 से लेकर ऊपर कितना भी हो सकता है, उसे भी हमारे बच्चे नहीं उठा पाएंगे खर्चे को। और तीसरी यूनिवर्सिटी होंगी सी ग्रेड, जहां से बच्चे पढ़ लिख के कोई कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसमें भी 25% खर्चा बच्चे को खुद उठाना होगा। सी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी वो इतना होगा, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत कम जा पाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, बीआर के कॉलेजेस में लेके 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की सालाना फीस का खर्चा है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की नहीं। केवल फीस का खर्चा बता रहा हूं, उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा अलग। यानी अगर आपको एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करवानी है, बच्चे में काबिलियत है, मेहनत मशक्कत करके वो उसने क्वालिफाई भी कर लिया, और आजकल तो बिना कोचिंग के क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो पहले तो लाखों रुपए कोचिंग में लगाओ। आप पे तो राजस्थान के कोटा में कितने पूरे देश से लोग कोचिंग के लिए आते हैं, लाखों रुपए तो कोचिंग में खर्च करते हैं। और उसके बाद बच्चे ने क्वालिफाई भी कर लिया, अब उसको करने के लिए 4 साल का कोर्स, उसके पूरे फीस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो 12 लाख से 15 लाख रुपया एक बच्चे को इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। क्या हमारे 99% लोग, 99 कह रहा हूं मैं बहुजन समाज के, 99 यानी 100 में से 99 बहुजन समाज के लोग अपने एक बच्चे की पढ़ाई पर 12 से 15 लाख रुपया खर्च करने की क्षमता रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। इसका मतलब आप, जो मेरी चिंता है आपके बच्चों को हायर एजुकेशन से पूरी तरह बाहर कर देने की, वो साजिश खुद सरकारों ने रच दी और आप लोग अनभिज्ञ रहे, इसलिए वो कामयाब हो गई। तो एक तरफ तो आपके बच्चों से नौकरियां गई क्योंकि उन्होंने भारत के सरकारी संस्थानों को बेच दिया। इंडियन रेलवेज बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए,
बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया। एक एक करके भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों को इन्होंने बेच दिया। और जो बिक गया, जो प्राइवेटाइज हो गया, वहां आपके बच्चों की नौकरी का रास्ता बंद। क्योंकि कई बच्चे हमसे मिले, जो बच्चे बहुत हायर एजुकेशन से, जाने माने इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके आए, वो लोग इंटरव्यू देने गए ऐसे प्राइवेट फर्म में, उनसे पूछा इंटरव्यू नाम बताओ। अब आप समझ लो, जो बेचारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो तो नाम जैसे ही नाम बताते पूछेंगे पूरा नाम बताओ। पूरा नाम का मतलब पूछने का है उसकी जाति पूछना। और जैसे ही पूरा नाम बताता है, इंटरव्यू लेने वाले का एकदम चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और वो फिर उस बच्चे को कहता है ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, आपको सूचना दी जाएगी। सूचना दी जाएगी का मतलब है अपने घर जाओ। तो आपके बच्चों की नौकरियां भी गई, आपके बच्चों की पढ़ाई भी गई। तो जो चिंताएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जाहिर की थी, एक तरफ वो चिंताएं सच साबित हो रही हैं। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। आपके बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा, ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में बहुजन समाज के लोग गरीब हो गए और उसके बाद गुलाम हो गए। और ये सारा नुकसान केवल अज्ञानता की वजह से हुआ, ज्ञान ना मिलने की वजह से हुआ। तो जब फिर से सरकारों की साजिश के तहत हमारे बच्चों से ज्ञान फिर से छिनने वाला है, तो ज्ञान गया तो मति गई, मति गई तो नीति गई, नीति गया तो गति गई, और गति गया तो धन गया। और धन के अभाव में हमारे लोग मजदूरी करेंगे। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करेंगे, और मजदूर गुलाम हो जाता है। तो ये बताइए, क्या मेरी ये चिंताएं सही हैं या नहीं हैं? आज आप देख रहे हैं कई सारे टीवी चैनल पे डिबेट चल रही थी। वो कह रहे थे बिहार के मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो मनुस्मृति को लेकर, रामचरितमानस को लेकर और बंच ऑफ थॉट को लेकर जो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, इस वजह से बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जी के खिलाफ पूरे देश का मीडिया पीछे पड़ गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा, अपनी मर्जी से क्या कहा? जो मनुस्मृति में लिखा है, जो रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने यही तो कहा है कि वो सब जो लिखा वो गलत है, वो स्त्री विरोधी है, वो दलित विरोधी है। क्या हम सबको डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? क्या देश के अंदर जो समतावादी लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, क्या उनको आंख मीच के होके अंधे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? क्या रामचरितमानस में ये लिखा नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अब वो व्याख्या कर रहे हैं कि ताड़न का मतलब देखना, जबकि उसमें क्लियर है ताड़न का मतलब पीटना। और देखने की बात है तो भाई ये बताओ, क्या नारी को घूरना चाहिए? बताओ, क्या पीटना चाहिए? दलित गंवार ढोल पशु नारी, मतलब आपके धर्मशास्त्र जब हमें इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है, हमें मानवता का दर्जा देने को तैयार नहीं है, हमारी मतलब तुम्हारी आस्था है, तुम तो कह रहे हो हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। हमारी तो लोग बहन बेटियों की रोज इज्जत लूट रही है, हमारे तो युवाओं को रोज मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है।
हमारे तो गांव के गांव बस्तियां जलाई जा रही हैं। तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है। अरे भारत का संविधान सबको अपनी आस्था की आजादी देता है। भारत का इतिहास बताता है पूरा भारत बौद्ध में था, और बौद्ध धम्म केवल भारत का ऐसा धम्म है जिसने पूरे दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया। बौद्ध धम्म विषमता नहीं सिखाता। बौद्ध धम्म में ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धम्म बिल्कुल ऐसा है जैसे अनेकों नदियां, यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन वो सब जाकर तो गिरती समुद्र में हैं। समुद्र में गिरने के बाद वो अपनी पहचान खो देती है, समुद्र कहलाती है। कोई भी समुद्र में से एक लोटा पानी निकालकर ये नहीं बता सकता कि ये पानी कौन सी नदी का है। उसी प्रकार अनेकों जातियों में बिखरे बटे हुए लोग, जाति की वजह से अपमानित और प्रताड़ित लोग, जब अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी करेंगे तो अपनी जाति की पहचान को खो देंगे और वो सब बौद्ध कहलाएंगे। आप सब लोग बताइए, बुद्ध के धम्म से, बुद्ध के नाम से भारत गौरवशाली राष्ट्र बना। भारत का गौरव बुद्ध से है, और भारत का प्राचीनतम धम्म बौद्ध धम्म है, जैन धम्म है। तो क्या अपने देश का बौद्ध धम्म, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने में किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या? अरे भाई, आप अपनी आस्था को अपने पास रखिए, जिसको आपको मानना है मानिए, जिसको पूजना है पूजिए। हम आपको मना नहीं कर रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम आपकी आस्था की भी इज्जत करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी आस्था की इज्जत कीजिए। आज मेरा यहां आने का कारण एक ही है। मैं तमिलनाडु गया, आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना गया, कर्नाटका गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, सब जगह जा रहा हूं। एक ही वजह से जा रहा हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है। और वो कारण यह है कि मैं ये बात सोच सोचकर अक्सर परेशान होता हूं, दुखी होता हूं, और मुझे वो चिंता सताती रहती है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं ये बात सोचकर चिंतित रहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी हमारे लिए क्यों दी। अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को हमारे लिए गंवा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की माता रमाबाई जी की, उनकी 4 बच्चों की कुर्बानी बेकार जानी चाहिए? क्या समाज के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या समाज की आने वाली समस्याओं के प्रति हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या मेरी चिंता गलत है? आप लोग बताइए, वो मंत्री का कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण थी या मेरे समाज के दुख दर्द से कैसे बचे समाज, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरे समाज के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट चलेगा या नहीं चलेगा? भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, क्या वो बाबा साहब का सपना पूरा होगा या नहीं होगा? अगर मैं इस बात को लेकर चिंतित होकर उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूं, जिस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन दिया, अगर मैं उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूं तो क्या कोई गलती कर रहा हूं? आप बताइए, मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? तो मैंने संकल्प किया है, ऐ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, हम तुम्हारी निकम्मी और नाकारा औलाद नहीं हैं, हम आपके सपने को पूरा करेंगे।
हम देश के कोने कोने में जाएंगे, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमें दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं है। हम अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम बनते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए पूरे देश में जाकर पूरे समाज को जोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। मुझे किसी राजनीति की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बानी ना देते, हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, तो मैं वकील ना बन पाता। राजनीति में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो मैं एमएलए और मंत्री भी नहीं बन पाता। हमारे जितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियों पर पहुंचे हैं, झुग्गियों की जगह पर हमारे पक्के मकान बने हैं, मान सम्मान का जीवन हमें मिला है, तो ये केवल हमारी मेहनत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी से मिला है। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर उनकी कुर्बानी की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं, तो यह सोचकर मेरा दिल दुखता है, कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि में कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों कहा था उन्होंने कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैंने अपने लोगों का पढ़ाई का रास्ता खोला है, उनको वोट का अधिकार दिलवाया है, उनकी राजनीति में जाने के अवसर बनाए हैं, उनके नौकरी में जाने के अवसर बनाए हैं। अगर मैं अकेला ये सब कर पाया, तो जिस दिन मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग इस मूवमेंट को लेकर आगे चलेंगे, तो मेरा समाज पूरा तरक्की करके आगे निकल जाएगा। लेकिन ये हो ना पाया। उन्होंने देखा कि जिनको पढ़ने मैंने विदेश भेजा था, वो सारे अपने परिवार तक सीमित हो गए। जिनके लिए मैंने नौकरी के रास्ते खोले, वो अफसर बनकर अपने घर तक सीमित हो गए। इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? उन्हें डर था कि फिर से हमारे समाज के हाथ से शिक्षा छिनेगी, फिर से हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे। इस बात को लेकर वो चिंतित होते, तो कई बार तो रोते थे। याद करो 23 सितंबर 1917 का वो दिन, जिस दिन बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ के यहां वो जो नौकरी कर रहे थे, और जिस पारसी धर्मशाला में मैनेजर के कहने पर पारसी बन के रह रहे थे, जब उनका सामान बाहर फेंका गया और वो कमाटी बाग में आकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे, क्योंकि ट्रेन में 4-5, वो ट्रेन पहली निकल गई थी, दूसरी ट्रेन में 4-5 घंटे का समय था, तो वो रोने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश से पढ़ के आया, इतनी विद्वता हासिल करने के बावजूद भी मेरा इतना अपमान, तो फिर मेरे समाज तो हजारों साल से जो झेल रहा है, उसका क्या होगा? और वहां उन्होंने संकल्प लिया 23 सितंबर 1917 को। संकल्प दिवस के रूप में उस दिन को हम जानते हैं, और उस भूमि को संकल्प भूमि के रूप में जानते हैं। उन्होंने संकल्प किया, मैं अब अपना पूरा जीवन अपने समाज को हक अधिकार दिलाने में, आजादी दिलाने में लगाऊंगा। मुझे उनकी वो कुर्बानी और उनका वो 18 नवंबर 1956 का जो चिंता थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं पढ़ लिख कर वकील बना, तो मेरे मन में सवाल था कि क्या मैं बाबा साहब की नजर में धोखेबाज बन जाऊं? मैं एमएलए भी बन गया, मंत्री भी बन गया, क्या मैं धोखेबाज बन जाऊं? क्या मैं केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाऊं? मेरे जमीर ने मुझे कहा, कुर्सियां तो आती जाती रहेगी, बाबा साहब की दी हुई हैं, अगर जिंदे हो तो जिंदा होने का यकीन लोगों को दिलाओ, बाबा साहब के मूवमेंट को चलाओ। उसी संकल्प के तहत मैं पूरे देश में जा रहा हूं, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में खून की बूंद है, जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं,
मैं अपना पूरा जीवन समाज को तैयार करने में, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने में, बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में, भारत को बौद्ध में बनाकर भारत की उसी गौरवशाली विरासत को बचाने में लगाऊंगा। यही मेरा संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ